नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइट्स आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऑनलाइन कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ऑनलाइन कोर्स के बारे में या जो भी विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करने से पहले मैं 2-4 बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैंने RS प्री 2010 का एग्ज़ाम दिया था तो उस समय मेरी स्कूल टीचिंग का मुझे एक्सपीरियंस था, और स्कूल टीचिंग का भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे ये विश्वास था कि मैं कोई भी एग्ज़ाम है ना टीचिंग बेस पे क्लियर कर सकता हूँ। तो जब मैंने RS प्री का एग्ज़ाम दिया तो उस पेपर में मेरे से 100 क्वेश्चंस में से 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए और 2 घंटे का समय था। तो 2 घंटे का समय मतलब 120 मिनट थी, 100 क्वेश्चन आए थे और 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए। उस पेपर को देने के बाद ही मुझे महसूस हुआ कि जो स्कूल टीचिंग का जो मेथड है वो एग्ज़ाम क्रैक करने में सहायक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा और मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। तो मेरा सबसे पहले सुझाव ये है कि अगर आप कहीं स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाने के बेस पे एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, तो संभावनाएं हैं, लेकिन ये नहीं है कि अच्छी संभावनाएं हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर स्कूल टीचिंग के बेस पे अगर आपके एग्ज़ाम क्लियर करने की संभावनाएं हैं तो वो 2 से 4% है, जबकि वही संभावनाएं आप 100% में बदल सकते हो। तो उन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे जो मैंने अपनी जर्नी में, या ये कहें कि मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं या जितने भी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, जितने भी एग्ज़ाम में मैं फेल हुआ हूँ, उनसे जो मैंने सीखा है कि कौन सा एग्ज़ाम कब और कैसे दिया और किस प्रकार से मैंने क्या महसूस किया, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद की बात करें RPC सेकंड ग्रेड 2010 की, तो उस समय जब मेरे 45 रैंक थी मेरी, जब 45वीं रैंक थी, तो मैंने ये महसूस किया कि 45वीं रैंक आने के पीछे रीज़न क्या है। तो मैंने देखा कि मैंने 100% सिलेबस कवर नहीं किया। न 100% जीके था, न 100% मैथमेटिक्स थी। मैंने 11th-12th BSc की मैथमेटिक्स पढ़ी, वो भी कंप्लीट नहीं पढ़ी, और न 9th-10th मैथ्स पढ़ा, न टीचिंग मेथड पढ़ा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हो और सिलेबस आपका 70% अगर करके जाते हो, तो सीधी सी बात है आपको जो भी मार्क्स आएंगे वो 70% में से आएंगे। तो ऑनलाइन कोर्स कराने के पीछे पर्पज़ क्या है? पहला पर्पज़ तो ये है कि जो आपकी जो टीचिंग मेथड्स में या जो आप स्कूल टीचिंग करवा रहे हैं या आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें जो कमियां वो दूर हो जाएं। दूसरा, जो आपका सिलेबस है वो 100% कवर हो जाए। तो जितना ज़्यादा सिलेबस कवर होगा उतने ही सिलेक्शन के चांस अच्छे होंगे। अगर मैं 30% सिलेबस और करके जाता, यदि मैं 30% सिलेबस और करके जाता 70% की बजाय, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस एग्ज़ाम में हो सकता है मैं टॉप करता। लेकिन अगर आप 30% नहीं करते तो आपको टॉप के बारे में तो सोचना तो बहुत दूर की बात है, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे रह सकते हो। तो ये तो उस टाइम कंपटीशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए 45 रैंक आ गई, वरना यही रैंक हो सकता है 100 से बाहर होती है। तो 100% सिलेबस करना ज़रूरी है, और ये जो आपको प्लेटफॉर्म है वो आपको 100% सिलेबस करवाएगा एक अच्छे शेड्यूल के साथ। उसके बाद में जब मैंने RPC स्कूल लेक्चर 2012 की एग्ज़ाम दी तो मेरी 3rd रैंक थी। मैथ्स में मैं टॉपर था। 3rd रैंक में अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट रैंक था उसके मुझसे जीके में 18 क्वेश्चन ज़्यादा थे, जबकि मेरे मैथ्स में उनसे 12 क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो मैथ्स में 12 क्वेश्चन ज़्यादा होते हुए भी मैं 3rd रैंक पे था। उसका एकमात्र कारण था कि उस समय मेरी मैथ्स पे तो कमांड अच्छी हो गई थी, साथ में मैथ्स का मैंने जो 30 क्वेश्चंस का जो पोर्शन है वो अच्छे से, जो 30 क्वेश्चंस का जो पोर्शन है वो मैंने अच्छे से नहीं किया था, तो उसमें थोड़ी कमी थी। लेकिन जीके में कमी वैसी की वैसी थी, यानी जीके में मैंने 50% स्कोर किया, और उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि 3rd रैंक से संतोष करना पड़ा। तो फिर उसके बाद में मैंने नोट किया कि जीके के बिना आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन ना फर्स्ट रैंक लाना या आपको टॉप करना है तो आपकी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। जब उसके बाद में मैंने RPC असिस्टेंट प्रोफेसर या कोल लेक्चर 2014 का एग्ज़ाम दिया तो फर्स्ट रैंक आई। फर्स्ट रैंक के पीछे रीज़न यही था कि मैं इस एग्ज़ाम में जीके में भी टॉप जो 2 स्टूडेंट थे उन दोनों में हमारे सेम मार्क्स थे, तो मार्क्स अच्छे थे, जीके में मार्क्स अच्छे थे, मैथ्स में टॉपर था, और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि मैंने ना काफ़ी मेहनत की। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रही। वो बात अलग है कि मुझे रैंक फर्स्ट मिल गई, लेकिन जब आप कुछ पेपर देते हो तो आप एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि क्या कमी रही। तो जब मैंने इस पेपर का एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि कुछ टॉपिक्स हैं जो कि भाई 0 लेवल के थे, और कुछ टॉपिक मैंने बहुत अच्छे लेवल के तैयार कर लिए थे। तो जो बहुत अच्छे लेवल के तैयार किए थे उनकी बजाय अगर मैं जो 0 लेवल के टॉपिक थे उनको अगर मैं और अच्छे से तैयार करता तो यही स्कोर मेरा बढ़ जाता। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा यही बात थी कि पेपर बहुत हार्ड आएगा, और पेपर बहुत हार्ड आया नहीं, और पेपर हार्ड नहीं आया तो फिर उसके कारण जो रणनीति थी वो चेंज होगी।
तैयारी का लेवल आप इसी हिसाब से लगा सकते हो कि जो मेरा मैथ्स का जो पेपर था, जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर में जो सेकंड मैथ्स का पेपर था, वो मुझे जितना आता था वो लगभग मैंने 1 घंटे 35 मिनट यानी 95 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया था। मेरे पास 1 घंटा 25 मिनट लगभग और बाकी थे। तो इतना टाइम, यानी आपके पास जितना टाइम था उससे लगभग आधे टाइम में मैंने अपना जो भी सिलेबस पढ़ा था उसको मैंने ना एग्जाम में अटैम्प्ट कर लिया था। तो स्पीड का कोई इशू नहीं था, इशू किस चीज़ का था, सिलेबस का इशू था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने सेकंड पेपर मैथ्स का था उसका कुछ टॉपिक 20 से 25% के सिलेबस, लगभग मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, 20 से 25% सिलेबस है वो लगभग मैंने छोड़ दिया था। और उसका नुकसान मुझे बाद में पेपर देखने के बाद में उठाना पड़ा। तब मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ टॉपिक जिनका मैंने 5-6 बार रिवीजन किया था उनकी बजाय उनको मैं 3-4 बार पढ़ लेता, और जो टॉपिक मैंने एक बार भी नहीं पढ़े उनको मैं थोड़ा सा पढ़ लेता, तो मेरा स्कोर और अच्छा होता। तो यहाँ कई बार नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ना हमें कुछ कमियां पता चलती हैं कि इतनी एग्जाम देने के बाद में आप कहाँ क्या कमी करते हो, और या फिर आप क्या कमी आपको नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ ये कुछ मेरे एग्जाम थे, इसीलिए मैं इस बेस पे कहना चाहूँगा, जब आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक हैं वो 0 लेवल के तैयार करो या कुछ एकदम एक्सपर्ट हो जाओ। यानी आप है ना, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो टॉपिक है उसको आप 10 बार पढ़ लो, और मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊँ तो उसको एक बार में नहीं पढ़ो। उसके पीछे 2 रीजन होते हैं कि प्रोबेबिलिटी बच्चा कम क्यों पढ़ रहा है, या आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन कम क्यों पढ़ रहा है, मैट्रिक्स ज़्यादा क्यों पढ़ रहा है। एक तो टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है। तो मैं आपको हर टॉपिक 0 लेवल से पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी में कुछ अंतर है क्या। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको प्रोबेबिलिटी 100% समझ में आएगा। मेरा प्रोबेबिलिटी इतना अच्छा तैयार है, या ये कहें कि मैं आपको इस लेवल से 0 लेवल से इस लेवल तक पढ़ाऊंगा कि आपको फील आएगा कि है ना, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी टॉपिक है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, ये तो चुटकियों के टॉपिक हैं, लेकिन जो टॉपिक आप सोच सकते हो कि कई बच्चों के अप्रोच से बाहर होते हैं, वो टॉपिक भी हम अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो टॉपिक सभी आपको अच्छे लेवल से मिलेंगे, बढ़िया लेवल से मिलेंगे, लेकिन आपको उस सब टॉपिक को समान रूपता देते हुए, यानी सभी टॉपिक को समान टाइम देते हुए उनको बराबर आपको टाइम देना है। उसमें ये नहीं कि आप डिटरमिनेंट है वो 4 बार पढ़ रहे हो और आप प्रोबेबिलिटी है वो 1 बार पढ़ रहे हो, क्योंकि आप डिटरमिनेंट 5 बार पढ़ के भी आप एग्जाम में 4 ही प्रश्न आएंगे तो 4 ही प्रश्न कर सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अगर आपने 4 प्रश्न आए और 4 में से एक भी क्वेश्चन नहीं किया तो फिर वहाँ वो जो लॉस होता है ना, वो उसका कवर हो पाना मुश्किल होता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर आप अच्छी रैंक लेना चाहते हो, चाहे स्कूल लेक्चर हो चाहे आपका सेकंड ग्रेड का हो, आपको अगर अच्छी रैंक लानी है तो जो पूरा टॉपिक है, जो पूरा सिलेबस है, उसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करवाएंगे हम, करना आपको है। तो रेगुलर रहना है। इसके हिसाब से हम यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने RS प्री 2 बार एग्जाम क्लियर कर लिया, PhD एंट्रेंस 2 बार क्लियर कर लिया, KVS एग्जाम है, पॉलिटेक्निकल एग्जाम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, ये सारे एग्जाम मेरे क्लियर किए हैं। इन 3 एग्जाम में मैं इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ, इन एग्जाम में मैंने मेंस नहीं दिया, इस एग्जाम में मैंने PhD मतलब 2 बार क्लियर कर लिया, यानी 10 से ज़्यादा एग्जाम मैंने क्लियर किए। 3 बार मैं इंटरव्यू में फेल हो चुका हूँ और 10 से ज़्यादा एग्जाम में मैं और भी फेल हो चुका हूँ। लेकिन मैंने 10 एग्जाम क्लियर करके जो रिटर्न पेपर का जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है ना, उसका मुकाबला कहीं नहीं है। उसको मैं एक चीज़ और सुनाना चाहूँगा। जैसे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था, उससे पहले मैंने सेकंड ग्रेड का दिया, उससे बाद में मैंने फर्स्ट ग्रेड का दिया। तो मैंने एक टॉपिक ले लेते हैं, मान लो मैंने वेक्टर स्पेस लिया। अगर मैं वेक्टर कैलकुलस लेता हूँ, वेक्टर कैलकुलस मैंने टॉपिक लिया जो कॉलेज की BSc का सतीश कलन हमने अगर कोई टॉपिक लिया, और उस टॉपिक की हम बात करें तो जो वो सेकंड ग्रेड में भी आया था, तो सेकंड ग्रेड में वही टॉपिक मैंने इस बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन कर लिए थे कि मैंने उसको BSc में पढ़ाया था, तो उस हिसाब से मेरे क्वेश्चन हो गए। लेकिन उसी टॉपिक्स को जब मैंने स्कूल लेक्चर के लिए तैयार किया तो मैंने और एक्स्ट्रा एड तैयार किया और मेहनत की, और स्कूल लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कॉलेज लेक्चर में जब मैंने तैयार किया तो मैंने अपना एक कंप्लीट रजिस्टर तैयार कर लिया। तो अगर मैं ये कहूँ कि जब मैं कॉलेज लेक्चर की एग्जाम देने गया था तो मेरे पास वेक्टर कैलकुलस का एक कंप्लीट रजिस्टर तैयार था, जिसमें आप ये कह सकते हो कि 80-90 प्रॉब्लम होंगी। 80-90 प्रॉब्लम अगर जब तैयार थी, उस 80-90 प्रॉब्लम के दम पे, और या कहो कि मैंने पूरी बुक को भी पढ़ा था, और ये 80-90 प्रॉब्लम्स जो एग्जाम्स में आई हुई हैं, मेरे द्वारा एक भी नहीं लिखी हुई, सारी एग्जाम्स की प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को जब मैं सोल्व करके एग्जाम में गया तो मेरे 11 में से 10 क्वेश्चन सही हुए और 1 क्वेश्चन मुझे नहीं आया। और मैं ये कह सकता हूँ जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया वो शायद किसी को नहीं आया। तो ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेरी जो तैयारी का लेवल था वो मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत की थी या किस हिसाब से मैंने उसको टॉपिक्स को टाइम दिया था। अब वही जो रजिस्टर 1 था वो अब 1 रजिस्टर और तैयार हो गया, तो अब मेरे पास क्या है, 2 रजिस्टर तैयार हैं। अब 2 रजिस्टर तैयार हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी है ना ये टॉप कंटेंट है।
वेक्टर कैलकुलस का टॉप कंटेंट कब कह पाऊंगा मैं, जब मेरे पास ऐसे 4 रजिस्टर तैयार हो जाएंगे। जब 350 प्लस प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस की मेरे पास होंगी, तब मैं कहूंगा कि मेरा टॉप क्वालिटी का कंटेंट तैयार है। लेकिन कंपैरिजन टू हमारा कंपटीशन किसके साथ है? हमारा कंपटीशन है मेरे साथी के साथ। उसकी तुलना में अभी भी मैं ना टॉप लेवल का हूं, क्योंकि उनके पास है ना इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मेरे पास 160 प्लस प्रॉब्लम है एग्जाम में आई हुई वेक्टर कैलकुलस की, मेरे साथियों के पास। और साथ में मेरे पास बीएससी का जो पूरी बुक्स है, वो मैं पहले पेज से लास्ट पेज तक A to Z मुझे नॉलेज है कि वेक्टर में ये चीज़ कैसे है या कैसे नहीं है। ये उन सब चीज़ों के बारे में मेरी चर्चा की, ये सारे पे मेरा डिस्कशन किया। मुझे ये भी पता है कि ये गलत है, ये मुझे ये भी पता है ये सही लिखा हुआ है, मुझे ये भी पता है कि ये किस एग्जाम में आया हुआ है। इतना नॉलेज होने के बाद में भी आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा कि कंपटीशन क्लियर करने के लिए इतना ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। कंपटीशन क्लियर करने के लिए क्या जरूरी है? अगर आपको 350 की प्रॉब्लम तो तब करनी होगी जब आप इस टॉपिक पर पीएचडी कर रहे हो। और पीएचडी करनी नहीं है हमें एग्जाम क्लियर करनी है। एग्जाम क्लियर करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा तो 50 प्रॉब्लम्स आपको मैं वेक्टर कैलकुलस की करा दूंगा विद बेसिक्स। 50 प्रॉब्लम आप बेसिक्स के साथ क्लियर कर लोगे, आपको अच्छे रिजल्ट याद हो जाएंगे। आप ऐसे चुटकियां बजाते हुए आप है ना जब क्वेश्चंस को सोल्व करने लग जाओगे, तब आपका एक टेस्ट होगा। और उस टेस्ट में आपको मान लो मैंने 40 प्रॉब्लम टेस्ट में दे दी, 50 प्रॉब्लम टेस्ट में दे दी, 50 क्लास में मैंने समझा दिया, क्लास की 25 प्रॉब्लम्स में, और साथ में जो बेसिक्स है उसकी 25 प्रॉब्लम्स लेकर मैंने 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया। वहां आपको पता चलेगा कि इतना पढ़ने के बाद में मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और जब गलतियों का पता चलेगा तो उसके बाद में जब फाइनली हम और टेस्ट लेंगे तो आपके पास लास्ट एग्जाम तक हो सकता है कि वेक्टर कैलकुलस की 125 से ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पास हों। और 125 प्रॉब्लम करने के बाद में हम ये नहीं कहेंगे कि हम वेक्टर कैलकुलस के एक्सपर्ट हो गए। हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम में वेक्टर कैलकुलस का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो सबसे पहले मैं करूँगा या फिर कोई नहीं करेगा। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट है कंपेरेटिव टू अदर्स, हमारे जो भी कंपिटिटर हैं उनकी तुलना में हमारा जो कंटेंट है वो A1 मिलेगा। आप ये नहीं कहें कि भाई वर्ल्ड में A1 हो गया ना, वर्ल्ड में A1 नहीं हुआ। हमारे कंपिटिटर यानी जो हमारे साथ एग्जाम दे रहे हैं उनकी तुलना में हमारा जो कंटेंट है वो A1 मिलेगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। इसके बाद में इतनी एग्जाम क्लियर करने के बाद में अगर हम बात करें आगे, तो हम क्या करें, ऑनलाइन कोर्स की विशेषता बता रही है, बाइलिंगुअल रहेगा। हिंदी में मैं पूरा पढ़ाता ही हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश टर्म्स यूज़ में लेता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैथ्स बोलता हूँ। ठीक है, मैथ्स मुझे हिंदी में भी आती है, मैथ्स मुझे इंग्लिश में भी आती है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो पॉसिबल नहीं है, इंग्लिश में बोलूँगा ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको जो भी मैटर है या जो भी क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड होगा। या ये कह सकते हैं कि आपको अगर हिंदी सुन के आप मैथ समझ सकते हैं तो आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बाइलिंगुअल रहेगा। मेरे पास एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि बाइलिंगुअल ना हो। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन है उसका हिंदी अनुवाद ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन इंग्लिश में हो और हिंदी में अनुवाद ना हो। ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हिंदी का क्वेश्चन उसका इंग्लिश में मेरे पास ट्रांसलेट पक्का है। तो जो भी क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट में मिलेगा तो भी बाइलिंगुअल मिलेगा, जो भी कंटेंट आपको मिलेगा उसमें भी बाइलिंगुअल मिलेगा, और जो भी क्वेश्चंस आपको करवाएंगे वो भी प्रयास रहेगा कि आपको बाइलिंगुअल कराएं। लेकिन बाइलिंगुअल का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अंग्रेजी में बोल के समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा इंग्लिश के वर्ड यूज लेके। अगर आप इजी वे में इंग्लिश के वर्ड यूज समझ पाते हो और आप उस चीज़ को कंटेंट को समझ पाते हो तो आपका स्वागत है। कहने का मतलब है जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग वर्ड्स हैं वो हिंदी रहेंगे मोस्टली, उसमें इंग्लिश का यूज़ भी रहेगा। लेकिन आपको मैथमेटिक्स अगर आप इंग्लिश के वर्ड से समझ सकते हैं तो आपको ये कोर्स परचेज कर सकते हो। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, यानी अगर किसी बच्चे के 5 साल या 10 साल का अगर गैप भी है तो भी आपको है ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5-10 साल का गैप मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जो भी टॉपिक करवाएंगे 0 लेवल से करवाएंगे। तो 0 लेवल से करवाएंगे तो इसका मतलब बच्चे का कितना भी गैप हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिक्कत किस चीज़ में आएगी? दिक्कत इस चीज़ में आएगी अगर आप पढ़ रहे नहीं है, अगर आप रेगुलर नहीं है तो दिक्कत आएगी। रेगुलर होना जरूरी है। दूसरा, आप जब हम टेस्ट ले रहे हैं, जैसे भी कोई टॉपिक होगा हम टेस्ट लेंगे, और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो इसका मतलब फिर आप रेगुलर नहीं हो, और रेगुलर नहीं हो तो फिर है ना उसमें दिक्कत है। तो आपको अगर गैप है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अगर आपको गैप है तो सेकंड ग्रेड पे कंसंट्रेट करना चाहिए, न कि फर्स्ट ग्रेड पे। तो अगर आपके गैप है सेकंड ग्रेड पे कंसंट्रेट करो, और अगर आप सुपर इंटेलिजेंट हो फर्स्ट ग्रेड को भी साथ में लेके चल सकते हो। लेकिन फर्स्ट ग्रेड को साथ लेने के पीछे क्या मैं कहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड तभी साथ लेके चलें जब आप मेरा टेस्ट दे रहे हैं और मेरे टेस्ट में आप 50% से ऊपर हर टेस्ट में आप क्या कर रहे हो, स्कोर कर रहे हो, आप पढ़ाई में रेगुलर हो, आप मेहनती हो।
अगर आप जो कोर्स है वो सेकंड ग्रेड का ही एक साथ नहीं लेके चल पा रहे हो और आप साथ में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने की सोच रहे हो, तो आप वहाँ गलत हैं। तो जिनके गैप ज़्यादा है, जो कम पढ़ पा रहे हैं, जो समय नहीं दे पाते, इंटेलिजेंट है लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको सेकंड ग्रेड पे कंसंट्रेट करना चाहिए। जिनका सेकंड ग्रेड क्लियर है या इंटेलिजेंट है या जो अपना प्रॉपर टाइम दे पाते हैं, तो उनको फर्स्ट ग्रेड पे कंसंट्रेट करना चाहिए। इसके बाद में मैं कहूँगा क्वेश्चंस बेसिक से हम करवाएंगे, आपको ओल्ड बुक्स या इनकी ज़रूरत नहीं है। मेरा ये सुझाव है कि आप कृपया ओल्ड बुक्स से न पढ़ें, आप ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स पे सीधा क्या करें, अप्रोच करें। आपको 11th-12th के एस आर सैनी के बुक क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए या यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर की बुक आती है उसके क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। तो ये जो कुछ बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस आप सोल्व करो, उनके बुक सोल्व करो। उनके क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस धीरे धीरे होगी। एक बार शुरू में लगेगा कि नहीं सोल्व हो रहे हैं, लेकिन हम आपको इतना अभ्यास करा देंगे कि आपको एस आर सैनी के क्वेश्चन हैं या आपको यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर के क्वेश्चन हैं, वो आपको धीरे धीरे ईजी लगने लगेंगे। ईजी कब लगने लगेंगे? पहली बार हम बेसिक से करवाएंगे, आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर हम एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट का हम वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कब पॉसिबल होगा? टेस्ट 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वीडियो सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अच्छे जुड़े तो मैं प्रत्येक टॉपिक का आपको वीडियो सॉल्यूशन करवाऊंगा। और वीडियो सॉल्यूशन अगर हमने करवाया तो वीडियो सॉल्यूशन में हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन को जो आपको हो सकता है कि हार्ड लग रहा हो, इस तरीके से करने से ईजी होगा। तो उसको बेसिक से समझाएंगे, आपको बताएंगे कि मेथड से करोगे तो इस टाइप से होगा और इस टाइप से आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका कम से कम टाइम में हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं रहेगा। हो सकता है वो आपकी नज़र में हार्ड हो, मेरी नज़र में नहीं। तो क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक हो सकता है कि बच्चे को हार्ड लगता है, एक हो सकता है कि भाई टॉप क्वेश्चन ही हार्ड हो। तो हम वो सारे क्वेश्चन जो कि मेरी नज़र में ईजी हैं या जो मेरे रजिस्टर में है या जो मेरे सामने आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस पे हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि उन पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला प्रयास यही है मेरा कि आपको 50 क्वेश्चन से एक बार मान लो कि जब कोर्स के साथ करवाएं, बेसिक्स के साथ करवाएं। एवरेज 50 बता रहे हैं, किसी टॉपिक में 80 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, किसी टॉपिक में हो सकता है कि ऐसा टॉपिक बहुत छोटा है जिसमें 30 क्वेश्चन ही नहीं हो। तो एवरेज 50 क्वेश्चन का मतलब है कि कम ज़्यादा हो सकता है। तो 50 क्वेश्चन किसी टॉपिक में अगर हम आपको करवा रहे हैं और 50 क्वेश्चन फिर टेस्ट देके उसका वीडियो सोल्यूशन करवाएंगे, तो वीडियो सोल्यूशन के बाद में आपको लगेगा कि ये टॉपिक है ना हार्ड नहीं, ईजी है। तो विश्वास आपको बना के रखना है। विश्वास बना के रखोगे और बाद में जब आप देखोगे कि कंटेंट दमदार है, तो आपको लगेगा कि पढ़ने की भी इच्छा होगी। आपको जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं वो भी लंबे टाइम तक याद रहेंगे। उसके लिए मैंने खूब मेहनत की है। मेरे को 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं ये कहूँगा हम सब मिलकर उस पर जब काम करेंगे तो आपको लगेगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो टेस्ट रहेंगे, टेस्ट का प्रभाव क्या रहेगा कि आप रेगुलर टॉपिक के टच में रहेंगे, आपके मेंटली प्रेशर रहेगा कि हमें टेस्ट देना है और आप मेहनत करते रहोगे। टारगेट डिसाइड रहेगा कि इतने दिन बाद में वीकली एक टेस्ट है तो ये टॉपिक तो मुझे कवर करना ही है। इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट पे काम करोगे। शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स पे भी हम खूब काम करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स पे खूब काम कैसे करेंगे? जब हम बताएंगे सबसे पहले वीडियो बेसिक्स के, तब आपको सारा बेसिक्स से समझाएंगे और जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बेसिक्स तो आपको आएगा ही आएगा, फिर हम शॉर्ट ट्रिक्स पे भी अप्लाई करेंगे। जब शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ है ना, हमें बेसिक्स से तो ऐसे करनी है और जब बेसिक्स के अलावा अगर अपन चाहें तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो रटने की जो लेवल है वो कम हो जाएगा। जब बेसिक्स क्लियर होंगे तो रटने का लेवल कम होगा, रटने का लेवल कम होगा तो सीधी सी बात है हम एग्जाम है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो ये टेस्ट के कुछ फ़ायदे हैं। सीधी सी बात है कि मेरा भी जो प्लान है वो ये है कि वीकली एक टेस्ट हो। जो भी सिलेबस है उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर हैं या जो भी हैं वो प्रोवाइड होंगे, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े तो वीकली टेस्ट भी होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े तो वीडियो सॉल्यूशंस भी होगा। तो ये सब आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे निर्भर है, लेकिन कम से कम जो एटलीस्ट आपको कम से कम प्राइस में जो ऑनलाइन कोर्स है वो तो अवेलेबल कराना ही कराना है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अधिकतम आउटपुट मिले, उसके लिए मैं अधिकतम प्रयास करूँगा। लेकिन जो चीज़ें हैं सारा कुछ भविष्य पे निर्भर है। हम बताएंगे जनरल मेथड। जनरल मेथड आपको सबसे पहले ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको जनरल मेथड नहीं बताया जाएगा। वीडियो ऑनलाइन लेक्चर्स का या ऑनलाइन कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके पास आपके पास पर्याप्त टाइम होता है कि आप कोई भी टॉपिक है उसको एकदम जीरो से लेकर फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक लिख कर समझा सकते हैं। और जब फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक से लिख के समझा सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो फिर आप है ना बेसिक मेथड्स में कंजूसी नहीं करोगे। और जब बेसिक मेथड में कंजूसी नहीं होगी तो जीरो लेवल का बच्चा भी उसको समझ पाएगा। सबसे शॉर्ट ट्रिक्स मैं ये आराम से कह सकता हूं कि मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स का जितना कलेक्शन है, आरपीएससी एग्जाम का जो अनुभव है, उतना शायद राजस्थान में किसी भी टीचर के पास आरपीएससी एग्जाम का नहीं है। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है मेरे पास किसी भी टॉपिक्स के सर्वाधिक शॉर्ट ट्रिक्स हैं। सर्वाधिक काम क्या है, मेरे पास ये जो 2 रजिस्टर हैं
हो सकता है कि वेक्टर के 160 प्रॉब्लम्स हैं, मैं इन 160 प्रॉब्लम्स को 160 मिनट के अंदर अंदर बिना पेन उठाए 75% से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, और 25% है उनको मैं 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकता हूं। लगभग 95% प्रॉब्लम पे मेरा बहुत हार्ड वर्क है। तो ऐसा नहीं है कि भी मेरा काम नहीं किया हुआ, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। वो चीज़ें आपको भी देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं फेंक रहा हूँ। जैसे अगर आप जब ऑनलाइन कोर्स लेंगे, आप जब पढ़ेंगे तो इस चीज़ को फील करेंगे, और अगर आपको फील नहीं आए तो सीधी सी बात है कि एक चेन बनती है, चेन नहीं बनेगी। मेरा टारगेट ये है कि आप अगर मेरे से जुड़े हो तो आप दूसरे स्टूडेंट को भी ये सजेस्ट करो कि ये सर है ना शानदार पढ़ाते हैं। ये नहीं है कि आप मेरे से जुड़े और फिर आप दूसरे स्टूडेंट को कहो कि इस टीचर से तो मत पढ़ना, बेवकूफ़ बनाता है। तो बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं है, सारा काम ओरिजिनल है, मेहनत की है। आप कोई भी टॉपिक है, किसी भी क्वेश्चंस को मैं चुटकियों में हल कर सकता हूँ। जिस क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस मेरे रजिस्टर में, उस क्वेश्चंस का मुझे ये कह सकता हूँ कि मुझे 7 पीढ़ियों का अंदाजा है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। यानी A to Z अगर उस क्वेश्चंस का 7 स्टेप का सॉल्यूशन है तो मुझे पता है कि ये क्यों है, कैसे लिखा, और बिना लिखे इसका आंसर डायरेक्ट कैसे आएगा। तो उसके बाद में हम बात करें वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ टेस्ट। ये वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ टेस्ट है, इस कंडीशन पे निर्भर होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर अच्छे हुए तो सीधी सी बात है वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। मुझे भी सीधी सी बात है कंटेंट टॉप का देने में फ़ायदा मिलेगा। आपको भी अगर टॉप का टीचर मिल रहा है तो मुझे टॉप का कंटेंट देने में कोई नुकसान नहीं है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी कम रहेंगे तो वीडियो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अदरवाइज टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी कोर्स के साथ, और वीडियो सॉल्यूशन फ्री मिलेगा। इसके बाद में देखो, मेरे शेड्यूल के हिसाब से आपको पढ़ना है। मैं जैसे बताऊं कि इस हिसाब से तैयार करना है, क्योंकि अभी भर्ती नहीं निकली है और मुझे नहीं लगता कि अभी थोड़ा सा 6 महीने के अंदर कोई भर्ती निकलने के चांस हैं क्या। तो 6 महीने का टाइम है हमारे पास। तो 6 महीने हम पर्याप्त अपना बेसिक्स पे, अपने जितने भी वीकनेस हैं उस पर काम करेंगे, ताकि इजी वे में अपना ना सिलेबस चला सके। तो हम मेरे शेड्यूल के हिसाब से आपको चलना है। तो शेड्यूल में जब एग्जाम सिर पर नहीं हो तो हम 1-2 महीना एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो थोड़ा मेरे हिसाब से शेड्यूल आप फॉलो करना, आप अपना दिमाग मत लगाना। योर रेगुलर, आपको रेगुलरिटी रखनी है। शेड्यूल मेरा फॉलो करना है, रेगुलरिटी आपको रखना है, प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है। क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, मेरे मेथड बताऊंगा, मेरे मेथड से आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो, बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। परमुटेशन सेंस कॉम्बिनेशन हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, चाहे कॉलेज का कोई भी टॉपिक हो, स्टैटिक्स हो, कोई भी टॉपिक हो, आप ये फील करोगे कि यहाँ A to Z नॉलेज है, पहली लाइन से आखिरी लाइन तक का नॉलेज है। तो ये चीज़ आप फील करोगे। कोर्स लेने के बाद में आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। आपको काम किस पे करना है, आपको अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना है। वीक पॉइंट्स पे काम करने का मतलब, मान लो आपकी इंटीग्रेशन कमजोर है तो आपको इंटीग्रेशन पे पूरा ध्यान देना है। अगर आपकी मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग है तो मैट्रिक्स मेरे साथ पढ़ लिया, और जैसे ही मैंने मैट्रिक्स खत्म किया आपकी मैट्रिक्स खत्म हो जानी चाहिए। अगर आपका डिटरमिनेंट स्ट्रॉन्ग है तो जैसे ही मैंने डिटरमिनेंट स्टार्ट किया मेरे साथ डिटरमिनेंट पढ़ा, जैसे ही मैंने डिटरमिनेंट खत्म किया आपको डिटरमिनेंट खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन कमजोर है, या फिर आपका कोई कॉलेज का टॉपिक कमजोर है, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके साथ स्टार्ट रहना चाहिए, और जब मैंने खत्म कर दिया उसके बाद भी रिवीजन जारी रहना चाहिए। वीक पॉइंट्स पे आपको काम करना है कि मेरा ये वीक पॉइंट्स है, इस पर थोड़ा और मुझे हार्ड वर्क करना है, ताकि सारे जो टॉपिक हैं वो बैलेंस हो जाए। और जब बैलेंस रहता है ना तो रिजल्ट अच्छा रहता है। तो यहाँ हम बात करेंगे, मेरा प्रयास रहेगा कि आप रटना बंद कर दोगे। आप जो भी आंसर करोगे वो विद लॉजिक आंसर करोगे, फास्ट आंसर करोगे, रटने वाले से भी फास्ट आंसर करोगे, लेकिन विद लॉजिक करोगे। ये मेरा प्रयास रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो कंटेंट है 75% वो टॉप क्वालिटी का। टॉप क्वालिटी का मतलब मैं ऐसे जैसे हिंदी की बुक पढ़ते हैं वैसे उसको बोल के बता सकता हूँ कि ये मेरा कंटेंट है। 20% मेरा हाई लेवल का है। हाई लेवल का मतलब ये है कि जो भी अपने कंपेरेटिव उनसे अच्छा है, और लेकिन ना मैं उसमें और काम करूंगा। जैसे वेक्टर कैलकुलस का मैंने बताया कि अभी मेरे 2 रजिस्टर हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इसका 1 या 2 रजिस्टर और प्रिपेयर करूंगा। मुझे वेक्टर कैलकुलस के 350 क्वेश्चन चाहिए। अभी अगर मेरे पास वेक्टर कैलकुलस के अगर 180 क्वेश्चन है तो मैं 170 क्वेश्चन और ऐड करूंगा। तो वो जितने क्वेश्चन जब तक ऐड नहीं होंगे तब तक मेरा कुछ वर्क बाकी है, लेकिन फिर भी वो मेरा टॉपिक क्या है, हाई लेवल का है।
5% टॉपिक मैं कह सकता हूँ मेरे गुड लेवल के हैं, जो कि इतने अच्छे लेवल के नहीं है, लेकिन हमेशा होता है कंपटीशन किससे है। आपका कंपटीटर का अगर वो 0 लेवल का है, तो आपका अगर गुड लेवल का है तो भी वो बहुत अच्छा कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से मेरा जो लगभग सिलेबस है वो बहुत अच्छा कंटेंट तैयार है। मेरा जो टॉपिक तैयार नहीं है वो तैयार नहीं है टीचिंग मेथड, और अगर टीचिंग मेथड अभी आज की तारीख में तैयार नहीं है तो उसके लिए हमारे जो साथी हैं प्रीतम जी, वो आपको टीचिंग मेथड पढ़ाएंगे, यानी 100% सिलेबस आपका कवर होगा। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो प्रीतम जी आपको इस पे मेरे साथ पढ़ाएंगे, ताकि ये जो सिलेबस है स्मूथली चलता रहे, आपको नुकसान ना उठाना पड़े। मैंने पहले ही बताया कि 100% सिलेबस जरूरी है। जब 100% सिलेबस जरूरी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, किसी भी टॉपिक से समझौता नहीं होना चाहिए। मेरा खुद का मैं बता रहा हूँ, जब मैंने तैयारी की थी तो जैसे टीचिंग मेथड पढ़ना होता है तो हम देखेंगे पढ़ेंगे, साथ में ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, जीके का ये पढ़ लेते हैं, तो इतना कुछ पढ़ना होता है कि टीचिंग मेथड छूट जाता है कई बार। तो आज की तारीख में ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या क्या प्रयास किया है कि आपका 100% सिलेबस है उसकी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद में आप कितना एफर्ट लगाते हो वो आप पे डिपेंड है। उसके लिए हम आपको क्या करेंगे, सिलेबस करवाएंगे। सिलेबस करवाने के बाद में हम आपसे टेस्ट भी रेगुलर लेते रहेंगे, और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अच्छे हुए तो आपके वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे। आप होगे कि सर ना अभी तक ऑनलाइन कोर्स के नाम पर है ना हमने जो भी सुना था उससे यहाँ पे बहुत कुछ हटके अलग है और बहुत कुछ अच्छा है। तो ये चीज़ हम बता रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स में मेरा इतना प्रभाव है, मैं उसको इतना मेरा होमवर्क किया हुआ है कुछ टॉपिक्स पे, तो कि मैं उसको जैसे बच्चे हिंदी पढ़ते हैं वैसे मैं पढ़ सकता हूँ। तो वो ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे एक दिन में आ गया, उसके लिए काम किया है। काम करने का मतलब क्या है, जैसे कॉलेज में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या, जैसे मैंने अभी पीछे कुछ दिनों में काम किया, तो पीछे जब मैंने उस पर काम किया तो मैंने उस पर लगभग 120 प्रॉब्लम सोल्व कर ली। जब आपका आंशिक अवकलन टॉपिक है उसके आप 120 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो, और उसमें एग्जाम में आए क्वेश्चन सारे कवर हो गए। मुझे जो भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन मिलता है वो उसके अंदर शामिल हो जाता है। अब मैं उसको कह सकता हूं कि मेरा वो टॉप क्वालिटी का कंटेंट है। लेकिन आपको अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जाम में क्लियर करनी है तो 30 क्वेश्चन सफिशिएंट है। अब अगर 30 सफिशिएंट है और मैंने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए, तो 60 क्वेश्चन कराने के बाद में आप कंपेरेटिवली आपके साथियों से क्या हो गए, बहुत अच्छे हो गए। यानी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप क्या करोगे, अपने साथियों की तुलना में फास्ट करोगे तो सीधी सी बात है आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। आपको आता है इसका मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो सीधी सी बात है आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अटेम्प्ट करना जरूरी है, सिलेबस कवर हो गया, साथ में आपकी स्पीड के साथ कवर होगा, तो आपको फील आएगा कि हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस हैं, आप जितने भी एग्जाम उनका पैटर्न उठा के देख लो, अगर बड़ी भर्ती है तो 50% 52% से ऊपर कट ऑफ नहीं सॉरी 50% 52% से ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है। तो 50% 52% से कट ऑफ नहीं जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपने 60% प्लस की तैयारी कर ली, लेवल तो हम लेके जाएंगे 100% तक, लेकिन अगर कोई बच्चा 80% न करके 60% भी अगर ला पाता है तो इसका मतलब वो बहुत सिक्योर है, एग्जाम के अंदर है, वो सेफली है, वो अपनी सीट है वो बुक करा चुका है। अगर छोटी एग्जाम है, जैसे अभी संस्कृत विभाग की एग्जाम है, इसमें अगर मान लो सीटें 50 के करीब हैं, अगर 50 सीटें अगर किसी एग्जाम में आती हैं और वहाँ अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कट ऑफ 60% भी जा सकती है। जब कट ऑफ 60% जाएगी तो हमारा जो तैयारी है वो 70% का लेवल होना चाहिए, 80% का होना चाहिए, 90% का होना चाहिए। तो वो चीज़ें हम डिपेंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक बच्चे का मिनिमम है ना स्कोर 60% रहे, वो उसमें हमारा जितना योगदान है वो हम पूरा देंगे, आपका जितना योगदान है वो अगर आप पूरा दोगे तो वो आप स्कोर अचीव कर लोगे। यानी जैसे मैं कहूँ कि अगर किसी भी एग्जाम में सक्सेस में अगर टीचर का अगर 50% रोल है तो 50% हम अपनी तरफ से पूरा देंगे, आपने भी अपनी तरफ से 50% दिया तो आप है ना टॉप रैंक के साथ एग्जाम क्रैक करोगे। अब बात करें कि 100% सिलेबस पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। आपको वीडियो सॉल्यूशन में अगर चाहे बच्चे कम भी होंगे तो भी हम ऐसा नहीं है कि सभी जो टेस्ट हैं उनका सिर्फ PDF सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे या फिर ऐसे ही काम चलेगा। वीडियो सॉल्यूशन होंगे लेकिन नंबर ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। जैसे जैसे हम टेस्ट लेंगे आपको बताएंगे कि वीडियो सॉल्यूशंस में ऐसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना था, ऐसे आपको छोड़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चंस में ये चीज़ नोट करके रखनी है, ये क्वेश्चंस नया इसलिए दिया है कि ताकि आप इसमें उलझ न जाओ, ये क्वेश्चंस आपको टाइम ज़्यादा खा जाएगा, ये क्वेश्चंस आपको ऐसे फास्ट करना था। तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको है ना टेस्ट में प्रोवाइड करवाएंगे। मैं टेस्ट में बेवकूफ़ बना के नहीं रखूँगा आपको, टेस्ट में आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आप अगर एक टेस्ट दोगे तो आपको पसीना आ जाएगा कि भी है ना टेस्ट दिया है।
टेस्ट देने के बाद में पसीना आने का मतलब क्या है कि अगर आप बिना तैयारी के दोगे तो आपको पसीना आएगा, और आप मेहनत करके दोगे तो आप कहोगे कि वाह क्या टेस्ट बनाया है, मज़ा आ गया टेस्ट में। तो जो टॉपिक अपना तैयार रहेगा, तैयार हम करवा रहे हैं, तैयार आप मेहनत आप करोगे तो सीधी सी बात है रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपने टेस्ट बिना तैयारी के दिया तो आपको लगेगा कि है ना और बच्चे तैयारी करके दे रहे हैं, हम तो फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो एक कंपटीशन बनाए रखने के लिए पहले दिन से ही, शुरुआत से ही आप है ना अच्छी तैयारी के साथ है ना मेरे साथ बने रहना, ताकि रिजल्ट है वो शानदार हो। टीचिंग मेथड हमने बता दिया कि प्रीतम जी सर आपको पढ़ाएंगे। ओरिजिनल मेथड रहेगा मेरा खुद के मेथड, मेरे खूब 20 साल हो गया टीचिंग करवाते हुए, मुझे इतना अनुभव है कि कौन सा मेथड बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। जैसे ही मैंने कोई मेथड पढ़ाया बच्चे को समझ नहीं आया, पर मेथड चेंज कर देते हैं, तो मेथड चेंज हो जाता है। मेथड चेंज होता है, जो ज़्यादा समझ आ रहा है उसको फॉलो कर लेते हैं। तो 20 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस में यही काम किया है कि कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें सुधार करना है। आप भी अपने जो पीछे गलतियाँ उनमें सुधार करो कि पीछे जो गलतियाँ होंगी उनमें क्या सुधार करना है, और अब क्या क्या चीज़ें अपने को काम करनी है। हाउ टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम, मैं जो भी फॉर्मूला है जैसे मुझे अगली बार पढ़ाना है तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं बिना याद करके सोचूं कि क्या मेरे को फॉर्मूला याद है। मान लीजिए मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला देखना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो मैंने 7-8 जितने ही फॉर्मूले हैं मैंने बिना देखे लिखे। अगर मैंने बिना देखे लिख दिए और मैंने 1 साल बाद में लिख दिए, इसका मतलब मेरी जो है मेमोरी पावर है वो अच्छी है, मैंने इस पर काम अच्छे तरीके से किया है। अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ तो इसका मतलब रिविजन नहीं है। रिवीजन हो गया तो एक बार और रिवीजन की जरूरत है। कहीं ना कहीं नहीं लिख पा रहे हैं तो उस टॉपिक का आपका रिवीजन नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है, और कमी है तो उसमें हमें सुधार करना पड़ेगा। तो हम उस चीज़ पे काम करेंगे, और उसके लिए सबसे बढ़िया मैं जिस चीज़ को मानता हूँ वो टेस्ट है। आप मेरे साथ टेस्ट में जुड़े रहिएगा। टेस्ट अगर आप बार बार लेते रहे तो आप ऑटोमेटिकली है ना उन चीज़ों में सुधार होता रहता है। फिर वीडियो सोल्यूशन तो है ही, उसमें हम जो भी आपकी कमी है उस पर और काम करेंगे। इसके बाद में कॉन्फिडेंस, आप टेस्ट दोगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा। आपको एग्जाम में जो टॉपिक है, एग्जाम के पास जिस टॉपिक में 3 घंटे में रिवीजन होना चाहिए वो 3 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। वरना अगर आपने ढंग से टेस्ट नहीं दिए, ढंग से मेहनत नहीं की, तो वही टॉपिक आपका 2 दिन भी खा सकता है, 3 दिन भी खा सकता है। आपको एग्जाम तक है ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं कैसे तो रिवीजन करूं, मुझे कैसे क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। आप कोई बहुत ही चीज़ पेपर अटैम्प्ट करोगे तब तो आपको लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा है। जैसे ही थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ेगा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा तो आपको जो शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको जो 6 महीने 8 महीने बेवकूफ़ बना के रखा गया, वो रिजल्ट जब मेन एग्जाम में जाके देते हो तब आपको पता चलता है कि हमें 8 महीने पढ़ाया नहीं गया, बेवकूफ़ बनाया गया। और जब 8 महीने पढ़ाया नहीं गया, बेवकूफ़ बनाया गया, तो वो 8 महीने के बाद में क्यों पता चले कि बेवकूफ़ बनाया गया है, पहले दिन से क्यों नहीं पता चलना चाहिए। तो मेरा काम यही रहेगा कि मैं आपको टेस्ट में बेसिक्स क्वेश्चन से देखकर मीडियम लेवल के क्वेश्चन से जाके फिर हाई लेवल के क्वेश्चन तक भी अटेम्प्ट कराऊंगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप बना रहेगा। आप अगर दूसरी कोचिंग का बच्चा या कोई भी आपका कंपटीटर है वो 80 क्वेश्चंस पे पहुंच रहा है, तो मैं आपको कहूंगा कि मैं आपको 100% ले जाने में मदद करूंगा। तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अगर कर पाओगे और आपका साथी 80 क्वेश्चंस पे रुक रहा है, तो इसका मतलब 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हम ना किसकी सहायता से, अच्छे तरीके से पढ़ने से, बेसिक क्लियर करने से, टेस्ट देने से, जो कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जहां कमी नहीं है उन पे सुधार करके हम क्या कर सकते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन हैं अपने साथी से ज़्यादा कर सकते हैं, मिनिमम बताया। यहाँ पे हम क्या किया, सस्ता। सबसे पहले मेरा ये विचार था कि मैं जो ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करूँ वो थोड़ा मैं पैसे के मामले में थोड़ा ठीक रखना चाह रहा था, क्योंकि कंटेंट टॉप क्वालिटी का है तो पैसे भी ठीक होने चाहिए। तो मेरा ये विचार था कि मैं 10,000 में प्रोवाइड करवाऊँ, लेकिन भाई मेरे साथियों ने या सभी मित्रों ने मुझे सजेस्ट किया कि है ना एक बार आप है ना बच्चों की अप्रोच तक जाने के लिए इस कोर्स को आप है ना थोड़ा कम में प्रोवाइड करवाओ। तब मैं ये जो कोर्स है रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको 5,000 में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 5,000 में रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, उसमें साथ में आपके टेस्ट फ्री होंगे, और साथ में वीडियो सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता। कुछ वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो फ्री में होंगे, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे रही तो मैं सारे टेस्ट हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो ये चीज़, तो यहाँ पे आपको कौन सा एप्लीकेशन है विद्यासागर एप्लीकेशन है, जो मैं आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल है जेपी मैथ सॉल्यूशंस, एक आरपीएससी सेकंड ग्रेड जेपी मैथ सॉल्यूशंस के 2 टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे आपको मैं इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि भाई सर हमें ये डाउट है तो हमें ये चीज़ बताओ। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे 9460308215, दोबारा मैं लिख रहा हूँ 9460308215, यहाँ आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। कृपया कॉल न करें, व्हाट्सअप करें। मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आपकी क्वेरी बताऊंगा।
कृपया ये न पूछें कि है ना कितनी भर्तियां निकलेंगी, कब निकलेगी भर्ती, कितनी पोस्ट पे आएगी। मेरी आरपीसी में कोई जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता चलता कि कितनी भर्तियां आएंगी, कौन सी बुक बेस्ट है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, मैं जो जो टॉपिक पढ़ाता जाऊँगा आपको बुक्स के बारे में बताता जाऊँगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो मेरे को मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। कोशिश करें कि मैसेज 4-5 न करके एक बार में मैसेज कर दें। तो जो भी आपकी क्वेरी हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, वो एक बार में क्वेरी हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें। और साथ में आपका नाम और आप कौन से ज़िले से हैं या आप कौन से तहसील से हैं वो भी आप मेरे को सेंड कर दें। क्योंकि एक नाम के मेरे पास लगभग कई बार 20 बच्चे भी सेव हैं, कई बार 25 बच्चे भी सेव हैं। तो आप अपने नाम के साथ साथ पूरी डिटेल सेव करेंगे, भेजेंगे, तो मैं पूरी डिटेल सेव करूँगा, तो मुझे पता रहेगा कि ये बच्चा यहाँ से है और इसने इस चीज़ के लिए मुझे मैसेज किया। कृपया मैथ से रिलेटेड मैसेज करें, कोर्स से रिलेटेड मैसेज करें। कितनी भर्तियां आएंगी इसका कुछ आइडिया नहीं था। अनुमानित मेरे हिसाब से जो भर्ती आने की जो मेरी संभावना है वो ये है कि 6 महीने बाद में भर्ती आने की संभावना है। तो अभी 6 महीने के बाद में मतलब मार्च के बाद में अगला जो बजट होगा या पता नहीं कब होगा, ये मार्च के बाद में, मार्च 2025 के बाद में भर्ती आने की संभावना है। तो अनुमानित मैं बता रहा हूँ कि अप्रैल में हम उम्मीद कर सकते हैं कि भर्तियाँ, उस टाइम तो हमें पता चल जाए कि अप्रैल में भर्ती आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो भर्ती तो पक्की आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अप्रैल 2025 में आएगी। अब वो सही है या गलत है, या अप्रैल की जगह जून भी हो सकता है 2025, फरवरी 2025 भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अप्रैल 2025 के करीब भर्ती आने की संभावना है। तो कितनी पोस्ट आएंगी इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस करके टाइम वेस्ट ना करें। उसके बाद में जो ऐप है वो विद्यासागर ऐप है। इस ऐप पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आप इसको ऐप को डाउनलोड करेंगे, जो आपको जो ऐप परचेज के लिए जो चीज़ें हैं वो 3 अक्टूबर से मिलना स्टार्ट होगा। यानी अभी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 अक्टूबर से पहले मैं इसको स्टार्ट नहीं करूँगा। 3 अक्टूबर से इस पे कोर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 3 अक्टूबर से हम कुछ दिनों के लिए आपको 5000 में रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ और चीज़ पूछना है तो वो आप मेरे को व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मेरी जो अप्रोच है एग्जाम क्लियर करने की, वो मैं बता देता हूँ कि अगर आपको 250 क्वेश्चंस करने हैं, मान लो किसी टॉपिक के 250 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं चाहूँगा कि 50 क्वेश्चन क्लास में हो जाएं। उसके बाद में जो 50 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको टेस्ट में दे दूँ, उनका वीडियो सोल्यूशन करा दूँ। जब ये टेस्ट दो उससे पहले आप 50 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद पढ़ के आओ। और जब 50 क्वेश्चन आप पढ़ के आओगे, 50 क्लास के हैं 100 के, और आप 50 क्वेश्चंस का टेस्ट दोगे, तो आपको हो सकता है कि 20 क्वेश्चन में दिक्कत भी आई। लेकिन अगर आपने 30 क्वेश्चन कर दिए तो एक तरीके से आप 100+ को क्रॉस कर चुके हैं। और फिर जब मैं टेस्ट का सोल्यूशन बताऊँगा तो आपके 150 क्वेश्चन तैयार हो जाने चाहिए। और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सीट से या कुछ बुक से आपको बताएंगे कि इस बुक के यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन कर लो, या इस सीट के ये क्वेश्चंस कर लो। यहाँ फिर हम 50 क्वेश्चन ये और जो लास्ट हैं अगर आप और करते हो तो ये आपको रैंक दिलवाएंगे। तो ये डिपेंड है कि आपको सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है, या रैंक लेनी है या नहीं लेनी, वो सब आपकी मेहनत पे डिपेंड है। अगर आपने 150 क्वेश्चन कर लिए मेहनत के साथ तो आप 50% क्राइटेरिया जिक्के में ढंग से मेहनत कर लिए, आप सिलेक्शन दे दोगे। अगर आपने 200 क्वेश्चंस कर लिए तो आप है ना एकदम सेफ हो, कोई भी किंतु परंतु नहीं है। आपने 250 क्वेश्चंस कर लिए, आप है ना बढ़िया रैंक के साथ सेलेक्ट हो गए। लेकिन दोबारा मैं ही कहूँगा, किसी एक टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है, किसी एक टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। यहाँ पे हम दोबारा बता रहे हैं, सेकेंड ग्रेड के लिए जो आपका फीस है वो सेकेंड ग्रेड की जो फीस है वो है 5000 रुपये रिकॉर्डेड लेक्चर में। इसमें टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी कुछ दिनों के लिए। अभी जो नवरात्र में कितने दिन तक हम रखते हैं अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन 5 दिन 7 दिन जितना भी दिन हम रखेंगे उसमें आपको 5000 में रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में आपको टेस्ट सीरीज फ्री। इसके साथ जब तक ये रहेगा तब तक हम वीकली, मेरा प्रयास रहेगा वीकली आपका एक टेस्ट हो जाए और उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाए। इसमें कम ज़्यादा कुछ भी संभव है। तो ये चीज़ें समय पर निर्भर करेंगे कि कितना समय मिलता है, कितनी समय नहीं मिलता है। 5000 प्राइस किस चीज़ की है, 5000 प्राइस है आपके कोर्स की। उसके साथ जो कुछ भी एक्स्ट्रा मिल रहा है वो फ्री मिल रहा है। वो टाइम की वैलिडिटी पर है, समय की निर्भरता पर है, कितना समय मिलेगा, किस सिचुएशन में रहेंगे उस हिसाब से करेगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको पर वीक एक ऑनलाइन टेस्ट और एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँ। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और जब प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती ही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब आप सेकंड ग्रेड का के बाद में फर्स्ट ग्रेड का अगर रिकॉर्डेड लेक्चर होगे तो 6000 रुपये है। उसके बाद में 7000 रुपये कॉम्बो के, अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों का रिकॉर्डेड लेक्चर लोगे तो आपको 7000 रुपये लगेंगे। तो 5000 सेकंड ग्रेड के, 6000 फर्स्ट ग्रेड के, 7000 यहाँ पे
कॉम्बो पैक हो गया। दूसरी चीज़ हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये प्राइस है वो 50% ऑफ के बाद में है और कुछ दिनों के लिए है। अब ये पता नहीं ये साथी क्या सजेस्ट करते हैं, कितने दिनों के लिए सजेस्ट करते हैं, और या फिर क्या आगे कितना फीडबैक मिलता है, उस हिसाब से ये कोर्स की प्राइस रहेगी। साथ ही साथ क्लासरूम जो लेक्चर हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। क्लास में मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं कोई भी क्वेश्चन करता हूँ तो डिटेल्ड डिस्कशन होता है। डिटेल्ड डिस्कशन होता है तो यानी जो चीज़ मुझे 15 मिनट में डिस्कशन में बताने चाहिए वो चीज़ मैं यहाँ पे बेसिक बताने में लगाऊंगा। तो मैं बेसिक को लाइन टू लाइन सोल्व करवाऊंगा। वहाँ जो मैं डिस्कशन बच्चों से निकलवाता था वो चीज़ें मैं आपको खुद बताऊंगा कि ये चीज़ बतानी है, ये याद रखनी है, ये ऐसे करना है। तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, बेसिक कंप्लीट मिल जाएगा। क्लास में कई बार बेसिक इधर उधर हो जाता है, बेसिक इधर उधर हो जाता है तो उसका मतलब वहाँ बच्चा अगर यहाँ पे अगर बेसिक इधर उधर हो गया तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर हैं तो बेसिक पढ़ नहीं पाएगा। तो बेसिक कंप्लीट करना जरूरी है। जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगा कि ये चीज़ें ऐसे हैं, ये चीज़ इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट है, ये रिजल्ट है, इसको ऐसे याद रखना है, इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसको ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए था, और ये क्वेश्चन ऐसे तैयार करना है, ये क्वेश्चन आप ये सीट के हैं ये आप तैयार कर लो, ये क्वेश्चन आपका ये आपका अब टेस्ट है या ऐसा नहीं है, जो भी है ठीक है। तो जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आपके वीकली टेस्ट होगा, उसका वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा। कोशिश हम ये रखेंगे कि एक टेस्ट है वो 1 वीक के लिए रखें, ताकि वो जैसे ही अवेलेबल हो बच्चे में मेंटली प्रेशर बना रहे कि इसी वीक में टेस्ट होगा, वरना तो हमें टेस्ट अवेलेबल ही नहीं होगा। तो बच्चा प्रेशर के साथ उसको पढ़ेगा तो वो उस चीज़ को कर पाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर हैं बेसिक्स के, वो कंप्लीट आपके 1 साल तक अवेलेबल रहेंगे, लेकिन जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो 1 वीक के करीब ही रखेंगे, ताकि दूसरा टेस्ट के लिए बच्चा प्रिपेयर हो जाए और दूसरे टेस्ट की तैयारी में लग जाए। तो कोशिश 99.99% यही है कि वीकली 1 टेस्ट हो जाए, और साथ में वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो समय की निर्भरता पर डिपेंड कर रहा है। तो ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। अगर आप लाइव क्लास के लिए लोगे तो सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है वो 8,000 का होगा, फर्स्ट ग्रेड का वो 10,000 का होगा, और 12,000 रुपये कॉम्बो के होंगे। तो ये चीज़ें हैं। क्लासरूम पॉसिबल इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि क्लासरूम में बेसिक्स कई बार है हम छोड़ देते हैं कि बेसिक्स आप खुद कर लेना, ये ऐसे ऐसे बेसिक्स हैं। यहाँ पे हम रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे या लाइव क्लास होंगे, बेसिक सारा लिखवाना पड़ता है। सारा बेसिक लिखवाने के बाद में मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताना चाहूँगा। सारी चीज़ें मैं A to Z आपको है ना इस हिसाब से लिखवाना चाहूँगा कि आप उसको कितनी बार भी देखो तो आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएँ, सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएँ, ताकि आप उसको लंबे टाइम तक याद रख सको। इसलिए इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा क्लासरूम का पॉसिबल नहीं है। और आपको कुछ भी और डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9460308215। विद्यासागर ऐप है, इससे ऐप से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आपको वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो कि उसमें नंबर मिलेंगे, आपको कोई भी डाउट हो वहाँ पे आप मैसेज करके आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।